नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री की कंप्लीट क्रोनोलॉजी को कवर करेंगे। जितनी भी क्रोनोलॉजी है, जितना भी कालक्रम है, उन सबको हम कवर करेंगे और प्लस उनसे जो जुड़े हुए महत्व को भी देखेंगे। जो उनसे वंशज हैं, जो भी जितने भी राजा हुए, जितने भी शासन हुए, उनके जो वंशज हैं उनको भी देखेंगे। और शुरू से लेके एशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री यानी 1947 तक देखेंगे और 2 मिलियन पूर्व से लेकर और जो है 1947 तक के कवर करेंगे। जितनी भी टाइम लाइन है, जितनी भी कालक्रम है, वो सब इसी में कवर करेंगे और उनसे जुड़े वंशज और उनसे जुड़े जो स्थापना जो भी राजा ने यानी जिसने भी जिस वंश की स्थापना की और उसने क्या क्या काम किया, कौन से महत्वपूर्ण काम किए, इन सबको कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए देखते रहिए अपनी इस वीडियो को। और आज की आपकी तैयारी में जो है 4 चांद लग जाएंगे। हिस्ट्री जो है कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें जो एक अहम भूमिका निभाता है। किसी भी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो हिस्ट्री का, तो उसमें एक अहम पार्ट बनता ही बनता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव जो जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, उन सब वनडे एग्ज़ाम में सिर्फ काल कर्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। अगर आपको थ्योरेटिकल भी पेपर देना है तो इस वीडियो से आपको इतना महत्व यानी इतनी सहायता मिलने वाली है, इतनी मदद मिलने वाली है कि आप उससे भी उस टाइमलाइन का पता करके और वहाँ पर वो हम सवाल कर सकते हैं, उसको हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और जो है जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, उन सब वनडे एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ कालक्रम के आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं। कौन से राजा ने किस का वंश किया, इसका वंश को जो संस्थापक कौन था, इनकी टाइमलाइन क्या थी, इन्होंने किसका आविष्कार किया, इन सबको देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। ज़बरदस्त तैयारी करने के साथ में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप आज के लिए ये समर्पित है आपके लिए वीडियो। तो आज का जो समय है 1 घंटा या 1.5 घंटा या जो भी हो, वो आज आप हमारे नाम कर दीजिए, मैं सिलेक्शन आपके नाम कर दूंगा। तो देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ष, जो उनकी जो वर्ष मतलब जो टाइमलाइन है, हम उसको देखेंगे और उस समय क्या घटना घटी उसको देखें और उससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट महत्व हैं, जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो 2 मिलियन ईसा पूर्व से 1000 जो है ईसा पूर्व तक, सबसे पहले हम ये टाइमलाइन देखते हैं। जो 2 मिलियन ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बीसी को बोलते हैं। ये है जहाँ जब क्रिस्त का जन्म हुआ, क्रिश्चियन का जन्म हुआ था, जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म हुआ था, उनसे ही एक सन प्रारंभ हुई और उनको ही बिफोर और आगे बोला जाता है। जो एरा है ये एरा उन्हीं से बोला जाता है, बीसी और ईसवी। ठीक है। बीसी का मतलब हो बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट से पहले का समय, जो बीसी में जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ये बोला गया है कि 2 मिलियन ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्या कौन सा काल रहा? पाषाण काल रहा। ठीक है। अब इस पाषाण काल में क्या इंपॉर्टेंट रहा कि उस समय जो है आग की खोज पाषाण काल में ही हो चुकी थी। अब इस आग की खोज में भी कुछ जो फैक्ट जुड़े हुए हैं वो भी देख लेते हैं। आग की खोज जो है 2 तरीके से हो सकती है, या कुछ लोग वैज्ञानिकों ने अपना मत ये दिया है कि जब जो आदि मानव थे, हमारे पूर्वज आदि मानव थे, वो पत्थर से पत्थर मतलब जैसे ही पत्थर से पत्थर रगड़ा या उसमें चिंगारी उठी जिससे आग लगी। ठीक है। और कुछ ने ये कहा है जो बांस के रगड़ने से आग लग पकड़ी हुई है। और किसी ने ये कहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर आग पकड़ी गई हो, जैसे ज्वालामुखी जैसे लावा कुछ निकलते हैं पृथ्वी पर, इसी प्रकार के जो है वहाँ से आग पकड़ी। अब जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन फैक्ट तीनों ही सही है। तो उन क्या जब वो आग लगी तो वहाँ पर जो है जानवर मरे थे, तो उन जानवरों को उनने शकल से पहचाना कि ये जानवर तो हम खाया करते थे। जब वो जानवर उन्होंने वो मांस खाया जो भुंजा हुआ, तो उन्हें और टेस्टी लगा। जब वे और टेस्टी लगा तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ये आग जलाना सीखा और उसे जलाने से जो है पकाकर वो मांस को खाने लगे। ठीक है। अब इसमें भी 3 फैक्ट है, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और अपर पाषाण काल। ठीक है। पूर्व का मतलब पहले का, और मध्य का बीच का, और जो अपर का लास्ट का। अब 2 मिलियन से जो है 50,000 ईसा पूर्व तक उसको कहते हैं पूर्व पाषाण काल, और 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक उसे कहते हैं मध्य पाषाण काल, और 40,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व तक अपर पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो
चूने के पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया गया। जो इनका जो अवशेष हैं, जो इनके अवशेष हैं, वो छोटा नागपुर के पठार में और करनूल ज़िले में प्राप्त हुए हैं। इससे पता चला है कि ये चूने के पत्थर से बने हथियारों का औजारों का या हथियारों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से, यानी 10,000 ईसा पूर्व से क्या हुआ, मध्य पाषाण काल, जैसे क्या शिकारी और चरवाहे सूक्ष्म पाषाण काल और औजारों का प्रयोग किया करते हैं, छोटे छोटे पत्थरों का यूज किया करते थे। ठीक है, अब 700 ईसा पूर्व क्या करते हैं, जिसे नव पाषाण काल कहा गया। नव पाषाण काल में क्या अनाज का उत्पादक हुआ और पालिश उपकरणों का प्रयोग हुआ। अब जो अनाज का उपयोग हुआ, अनाज का अनुभव कैसे हुआ, अनाज का अनुभव उनको ऐसे हुआ जैसे उन्होंने जो भी अनाज जो या फल या फ्रूट जो भी खाया, और उसके जो दाने थे, जहाँ पर खाया वहीं पर कुछ दाने गिर गए। अब वो जब गिर गए तो वही वो जम के दोबारा आए। तो जब वो उगे, जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि इसकी शक्ल उससे शक्ल से बिल्कुल मिलती है, तो उसको एक उम्मीद हुई कि इससे फिर वही फल आएंगे। और ऐसे ही हुआ कि जिससे वही फल आए, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके अब वो बीज रखने लगे। और जब वो उसके बीज रखने लगे तो बीजों को उन्होंने बोना शुरू कर दिया। पहले थोड़ी जगह में बोया तो उनको और अच्छी तरीक़ा से मात्रा में वो फल और फ्रूट और अनाज मिले। फिर उन्होंने क्या किया, उसको सेव करके रख लिया और उसको और सैली मात्रा में, मतलब अधिक जगह में बोया, जिससे उन्हें और अच्छी तरह से लाभ और दुगना प्रॉफिट हुआ। यानी प्रॉफिट नहीं, उन्हें खाने के तौर पर प्रॉफिट मान सकते हैं कि उन्हें खाने पीने के लिए और आराम हुआ, कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी का शिकार नहीं करना पड़ा। तो इसी से उनको इस चीज़ का, अनाज का उत्पादक का विकास हुआ। अब जो है पूर्ण हड़प्पा काल जो कहते हैं, जो 3000 ईसा पूर्व से, जैसे ताम्र युग कहते हैं, माना जाता है कि इस लोग में, वो इस काल में तांबे के वस्तुओं का प्रयोग होने लगा था। तो प्रथम धातु का उपयोग जो होता है, प्रथम धातु का आविष्कार हुआ था तांबे का। ठीक है, अब 2500 ईसा पूर्व से जो हड़प्पा काल है, इसमें कांस्य युगीन हड़प्पा कहते हैं, जो कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब शहरी सभ्यता का विकास था इसमें, क्योंकि जहाँ पर हड़प्पा और जो कालीबंगन और लोथल और यहाँ पर जो शहर मिले हैं, जो मोहनजोदड़ो वगैरह मिले हैं, इनमें एक शहरी का विकास था, शहरीकरण का विकास था। जो है शौचालय अलग, नहाने का अलग, एक मंजिल से दूसरी मंजिल, तो इससे पता चलता है कि यह शहरी का विकास हुआ था। अब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इस काल को क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक काल कहते हैं, जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। जो इस टाइम पे जो हमारे वेद हैं, 4 प्रकार के वेद हैं, इनमें सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद को ही इस टाइमलाइन को हम ऋग्वेद के नाम से ही जानते हैं। अब 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जैसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में जब वैदिक काल का उतरता हुआ वो है, तो उसको हम उत्तर वैदिक काल, जिसमें 16 महाजनपदों की स्थापना हुई और दूसरे शहरी चरण का विकास हुआ। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक 16 महाजनपद जो है, इनका विशेष 16 राज्यों के साथ एक विशेष राजतंत्र स्थापित हुआ। तो 16 राज्यतंत्र जो है विस्थापित हो चुके थे 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में। अब देखते हैं 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक क्या हुआ। यहाँ पर हर्यक वंश जो है, इसके कौन है, बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन, इनके जो प्रमुख शासक रहे हैं, और इनको बिम्बिसार को इस वंश का, हर्यक वंश का वो माना जाता है कि संस्थापक। अब 412 से 342 ईसा पूर्व तक, इसमें शिशुनाग वंश का उद्गम हुआ, और शिशुनाग वंश और कालाशोक इसके शासक थे। अब 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व में जो है नंद वंश का उद्गम हुआ। अब नंद वंश का शासक था, और नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या, जो है 563 ईस्वी से ईसा पूर्व में, जो 563 ईसा पूर्व में माना जाता है कि भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। अब 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ, जो है महावीर जैन का जन्म हुआ, और वहाँ से जैन धर्म की स्थापना हुई, और ये 24वें तीर्थकर जैन धर्म के थे। ठीक है, अब 518 ईस्वी पूर्व जो है ईसा पूर्व है, क्या हुआ, पारसियों का आक्रमण हुआ, जिसमें डेरियस थे, प्रमुख थे। और क्या 483 ईसा पूर्व में क्या प्रथम बुद्ध परिषद हुई, जो राजगीर के द्वारा करवाई गई थी, वो राजगीर में करवाई गई थी, शहर था। अब 383 ईसा पूर्व में क्या द्वितीय बौद्ध संघ परिषद हुई, जो वैशाली में करवाई गई थी। ठीक है, अब 326 ईसा पूर्व में मोसोडोनियाई आक्रमण हुआ, और ग्रीक और भारत के मध्य एक संपर्क जो मार्ग है, उसके द्वारा
आए थे। अब देखते हैं 250 ईसा पूर्व में तृतीय बुद्ध परिषद हुई, जो समिति हुई वो किसने कहाँ पर हुई थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अब 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में क्या, मौर्य काल की स्थापना हुई। अब भारत का जो एक राजनीतिक एकीकरण यहीं से शुरू हुआ। अशोक की धम्म नीति स्थापित हुई और कला और वास्तुकला का विकास हुआ मौर्य काल से। अब 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य शासक रहे, और 298 से 273 तक बिंदुसार वहाँ के संस्थापक रहे, और 273 से 232 तक अशोक वहाँ के शासक रहे, और 232 से 185 ईसा वर्ष तक उत्तरवर्ती मौर्य जो भी रहे हैं वो उत्तरवर्ती शासक रहे। ठीक है। अब इसके बाद 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश के और जो पुष्यमित्र शुंग रहे। ठीक है। जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके बाद पुष्यमित्र शुंग जो है उस पर शासक बने मौर्य वंश के, मतलब जो लास्ट में थे शायद में बृहद थे। बृहद के बाद उनको हराकर जो है पुष्यमित्र शुंग उसके शासक बने। अब 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक कर्ण वंश के जो है वासुदेव ने वंश की स्थापना की थी, किसकी, कर्ण वंश की। अब 60 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व तक सतवाहन का वंश हुआ, जो राजधानी कहाँ थी इनकी, पैठान, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, सतवाहन का। 2 ईसा पूर्व से इंडो यूनानी जो मिनांडर जो 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक रहे। अब क्या है, 1 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी तक। ठीक है, अब ईस्वी में स्टार्ट हुआ है, 1 ईस्वी तक शक सामंत रहा, जिसमें रुद्रामन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासक रहे। ठीक है। अब देखते हैं 1 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो पारसी, ठीक है, पारसी इसके क्या, वो पारसी वंश रहा। तो गोंडोफेरेंस के शासन में सेंट थॉमस भारत आए थे। इन्हीं के शासनकाल में क्या है, जो इनके पारसी के शासनकाल में ही गोंडफेरेंस के शासक जो है थॉमस भारत आए थे। और 1 ईस्वी से 4 ईस्वी तक जो है कुषाण वंश का जो है शासक रहा, जो इसके प्रमुख थे कौन, कनिष्क। ठीक है, इन्होंने क्या 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया। अब 72 ईस्वी से चतुर्बौद्ध परिषद हुई थी, जो कश्मीर में हुई थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी तक संगम काल का वो हुआ। संगम काल जो वंश चलता है उसको वंश बोला जाता है। जो संगम वंश के संगम संघ सम्मेलन और चेर और चोल और पांड शासक का मतलब उस टाइम शासक रहा। अब 319 ईस्वी पूर्व, अब यही थोड़ा हटके है क्योंकि भारत कोई छोटा तो था ना जो एक ही जगह से चलता रहा। इसमें कुछ दक्षिण के भी आएंगे, कुछ उत्तर के, मतलब जहाँ जहाँ शासक थे तो उनको हम क्रमबद्ध। अब फिर वहीं से स्टार्ट होते 319 से 540 वो ईस्वी के वे। इसके बाद जो है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक क्या रहा, गुप्तकाल रहा, जो 319 ईस्वी से। और गुप्तकाल भारत का एक स्वर्ण युग कहा जाता है, इस टाइम को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। अब 319 से 334 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम रहे, तो भारत का स्वर्ण युग इसमें कहा जाता है। विविध कला और साहित्य का विकास हुआ। इसके बाद 385 से 335 से 380 तक समुद्रगुप्त रहे, और 380 से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय रहे। 415 से 455 तक कुमारगुप्त रहे, और 455 से 467 तक स्कंदगुप्त रहे। ठीक है। और इसमें क्या मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें नगाड़ा शैली प्रमुख है। अब आगे देखते हैं 550 ईस्वी से 647 ईस्वी तक वर्धन वंश रहा, जिसमें हर्ष जो चले हैं कब तक, 606 से 647 ईस्वी तक। कन्नौज और प्रयाग सभा का आयोजन हुआ, और जो हुएनसांग हर्ष के काल में ही आए थे, जो हर्षवर्धन थे उन्हीं के काल में कौन, हुएनसांग जो चीनी यात्री थे इसी के काल में आए थे। और 543 में 755 ईस्वी तक वातापी के चालुक्य जो विसरा कला का विकास हुआ। और 575 से 897 ईस्वी में कांची के पल्लव जो द्रविड़ शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली मंदिर की शुरुआत हुई कांची के पल्लव के द्वारा। अब देखते हैं आगे, देखें मिडेवल हिस्ट्री में देखते हैं मध्य भारत में। तो मध्य भारत में क्या है, प्रारंभिक मध्य भारत कहाँ मध्यकाल है, जो कहाँ तक है 650 से 1200 ईस्वी तक। ठीक है। अब इसमें क्या वर्ष घटना महत्व वही कालक्रम है। अब 750 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक पाल का शासन रहा, जो मुंगेर बिहार जो इनकी राजधानी थी। ठीक है, मुंगेर है जो बिहार में इनकी राजधानी थी। अब देखते हैं 752 से 973 ईस्वी तक राष्ट्रकूट जो मालखेड़ के में राजधानी थी इनकी। और 730 से 1036 ईस्वी तक प्रतिहार
प्रतिहार वंश का जो उद्गम हुआ उसमें कौन थे? पश्चिम भारत पर शासन किया किन्होंने? प्रतिहार लोगों ने, प्रतिहार वंश के। अब देखो 712 ईस्वी प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ, जो महमूद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण था वो किसने किया था? महमूद बिन कासिम ने। अब 850 में 1279 में चोल की राजधानी, चोल वंश का उद्गम हुआ, जो राजधानी तंजौर और दिरबड़ स्थापत्य कला का और स्वर्णकाल भी कहा जाता है। स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल यही कहा जाता है चोल वंश के शासकों द्वारा। अब देखते हैं 998 से 1030 ईस्वी तक। 998 से 1030 ईस्वी तक क्या हुआ? प्रथम तुर्की आक्रमण हुआ, जो गजनी के महमूद, जो गजनी एक प्रांत है उसके महमूद ने आक्रमण किया था। अब 1175 से 1206 में तो द्वितीय तुर्की आक्रमण हुआ, जो गोरी के, जो महमूद के गोरी थे गोरी के द्वारा गोरी के महमूद ने किया था। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? 1178 से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान का जो शासन रहा, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 92 में द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, अब देखते हैं जो सल्तनत काल है। अब दिल्ली सल्तनत काल में देखते हैं क्या है? 1206 से 1526 ईस्वी तक देखते हैं। अब जो है गुलाम वंश, सबसे पहले क्या गुलाम वंश बनाया गया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में बना, क्योंकि जो वहाँ का शासक था वो उसका ये गुलाम था और भरोसेमंद गुलाम था, इसलिए इसको शासन उन्होंने दे दिया था। अब 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक क्या है? लाल बख्श के नाम से ज्ञात कुतुब मीनार की नींव रखी इन्होंने। किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब 1211 से 1236 ईस्वी तक शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, जो दिल्ली में इन्होंने राज किया। अब क्या 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान, जो उसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान उसका राज रहा और भारत पर यानी शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला बनी थी, क्योंकि पहले चलन नहीं था कि महिलाएं जो है शासन करें। लेकिन उस समय के जो इनके 20 लोग थे, जो इन लोगों के 20 लोग थे, उनके कारण में उन लोगों ने इसको 4 साल के ही बाद ही इसको, जो रजिया सुल्तान थी, इसको वो हटा दिया था और उसके द्वारा दूसरे लोगों को, जो उसके भाई को दोबारा फिर बैठाया गया था। ठीक है, राज पे उसके द्वारा फिर बारी बारी करते हुए इस जो है उस समय उस वंश का तहस नहस उड़ गया। ठीक है, यानी वो कमज़ोर उत्तराधिकारी के रूप में बन गए और उसका अंत हुआ। अब देखते हैं 1240 से 1266 तक कमज़ोर उत्तराधिकारी आए हैं। कमज़ोर उत्तराधिकारी के रूप में कौन है? 1266 से 1287 ईस्वी तक कौन? इसके बाद कमज़ोर उत्तराधिकारी जो गुलाम वंश के थे, उसके बाद फिर क्या? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, और जो है इन्होंने क्या किया? दीवान ए अर्ज की स्थापना की। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। ये फैक्ट याद रखना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दीवान ए अर्ज की स्थापना की। अब देखते हैं आगे, इसके बाद क्या हुआ? खिलजी वंश की शुरुआत हुई, यानी शासक हुआ। 1290 से 1296 ईस्वी तक जो है जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, इन्होंने राज किया। फिर इसके बाद 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया और कई प्रशासनिक सुधार किए, जैसे दाग यानी घोड़ों पर दाग देने की प्रथा इन्होंने चलाई थी, किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और चेहरा पद्धति की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। अब हम आगे देखते हैं तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश 1320 से 1325 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक आए, जो संस्थापक है तुगलक वंश के। अब 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक, जो प्रशासनिक सुधार को लेकर आए। ठीक है, और कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू किया। अब 1351 से 1388 ईस्वी तक जो है फिरोज शाह तुगलक आए। फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा। अब इसके जो है महान शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। अब 1398 से 1399 में तैमूर का आक्रमण हुआ। ठीक है, और जो चंगेज खां के वंशक तैमूर ने मोहम्मद शाह तुगलक को शासन पर आक्रमण किया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं फिर लोधी वंश आया। लोधी वंश 1451 से 1526 तक लोधी वंश चला। अब 1451 से 1488 ईस्वी तक बहलोल लोधी ने राज किया और लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने। ठीक है, अब 1498 से
1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी, जो आगरा के शहर की स्थापना की थी, किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अब 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी आए, जो फिर इसके बाद बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, अब यहाँ से बाबर का शासनकाल शुरू हुआ। ठीक है, होगा। अब हम देख लेते हैं जो बेईमानी साम्राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य, बेईमानी साम्राज्य, इसकी तरफ थोड़ी नज़र मारते हैं। तो क्या हुआ बेईमानी, इसमें क्या 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक संगम वंश चला, जिसके जो संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब 1485 से 1505 ईस्वी तक सुलभ वंश चला, जो सुलभ नरसिम्हा द्वारा चालू हुआ। और 1505 से 1570 ईस्वी में तुलभ वंश चला, जो वीर नरसिम्हा द्वारा लागू किया गया। ठीक है, यानी स्थापना की गई। अब देखते हैं आगे, 1505 से 1570 ईस्वी में तुलभ वंश, या तो वही लिखिए वीर नरसिम्हा। अब इसके बाद 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय ने वो शासक रहे। और क्या बाबर के समकालीन एक प्रतिभाशाली विद्वान थे, जो बाबर के समकालीन में, मतलब समानकालीन को मतलब है एक ही टाइम पे दोनों राजा थे। ठीक है, और 1570 से 1650 ईस्वी तक जो आरावीडु वंश चालू हुआ, जिसमें जो है तिरुमल द्वारा स्थापना की गई थी आरावीडु वंश की। अब आगे देखते हैं बहमानी राज। अब बहमानी राज में क्या है, 1347 से 1358 ईस्वी तक जो है अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, जो गुलबर्गा में बहमानी साम्राज्य की स्थापना की। अब 1397 से 1422 ईस्वी तक ताज उद्दीन फिरोज शाह का शासन रहा। और 1422 से 1435 ईस्वी तक अहमद शाह वली का शासक रहा। ठीक है, शासन रहा। अब मुग़ल साम्राज्य देख लेते हैं, जो बाबर से अभी पीछे रह गए थे, बहमानी बीच में देख लिया था। अब देखते हैं बाबर से। ठीक है, अब देखिए 1526 से 1530 ईस्वी तक क्या बाबर का राज हुआ। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब 1530 से 1540 ईस्वी तक हुमायूं ने राज किया, और बीच में जो है शेर शाह सूरी जो थे द्वारा इन्हें पराजित किया गया। फिर उसके बाद 1555 से 1556 तक ये दोबारा उसी राज पर विराजमान हुए। तो अब इसमें बीच में देखते हैं कि 1540 जो यहाँ से छूटी थी, 1540 से 1555 तो सूर साम्राज्य जो है शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, और 1540 से 1545 तक शासन किया था। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर हुमायूं ने आक्रमण किया और उसे हराकर दोबारा अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, अब 1556 से 1606 ईस्वी तक अकबर ने क्या दीन इलाही की स्थापना की और बहुत से मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत से राज्य जोड़े। अब 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो मुग़ल दरबार में पधारे थे। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले जो अंग्रेज़ किसके दरबार में आए थे, तो ये इनके ही दरबार में जो है ये बिजनेस करने के लिए आए थे जहांगीर के ज़माने में। अब देखते हैं आगे 1628 से 1658 ईस्वी तक शाहजहाँ का राज के चला, शाहजहाँ का शासन हुआ, जो मुग़ल साम्राज्य और एवं कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट समय दिया। जिन्होंने मयूर सिंहासन बनवाया, ताजमहल बनवाया, तो क्या है स्थापत्य का इन्होंने कला और स्थापत्य का नींव रखी है, इसको वो समय का उत्कृष्ट हुआ। अब 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन रहा, जो मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत, यानी औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य जो है कमज़ोर शासक के रूप में देखा गया और इसके बाद इसका पतन की शुरुआत, इनके नष्ट होने की शुरुआत आई। अब 1707 से 1857 ईस्वी तक उत्तरावर्ती मुग़ल शासक और अंग्रेजों के ताकतवर बनने पर साथ ही मुग़ल साम्राज्य में फूट हो गई। जो इनके मुग़ल साम्राज्य था उसमें आपसी में फूट हो गई और अंग्रेज़ों का ताकतवर बनना। अब देखते हैं मराठा साम्राज्य, मराठा संघ में भी कुछ देखते हैं। अब मराठा राज का 1674 से 1720 तक, 1674 में 1680 ईस्वी तक शिवाजी, जो औरंगजेब के समकालीन और दक्कन में मुग़लों के प्रति बड़ी चुनौती थी, जो दक्षिण में मुग़लों के प्रति बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इन्हें हराना बहुत मुश्किल था। अब 1680 से 1689 में शामाजी ने राज किया। ठीक है, अब देखते हैं 1689 से 1700 ईस्वी तक राजा राम ने दक्कन में राज किया। अब 1700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक ताराबाई ने राज किया। अब 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी ने साहू, ठीक है, जो पेशवा का उदय हुआ, यहीं से पेशवा बोले तो प्रधानमंत्री का पद था उस टाइम पर। ठीक है, अब 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तो बालाजी विश्वनाथ, जो प्रथम पेशवा, वो पेशवा बने। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं
मराठा संघ के 1720 से 1718 के ईस्वी के बीच। अब 1720 से 1700 जो है 40 ईस्वी तक कौन, बाजीराव प्रथम आया। अब 1740 ईस्वी के बाद 1761 में बालाजी बाजीराव आया। अब इसका शासन रहा। अब 1761 से पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध हुआ और इसमें का अहमद शाह जो अब्दाली द्वारा मराठों की हार हुई। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 1761 में 1818 तक उत्तरावर्ती शासन रहा। ठीक है। अब आगे देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल बोले तो जो ब्रिटिश शासक थे, अंग्रेज थे, उनके बीच और मराठा के बीच युद्ध हुआ। अब 1775 से 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जो ब्रिटिश की हार हुई। अब 1803 से 1806 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जो मराठों की हार हुई और उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। अब 1817 से 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जो मराठों की निर्णायक रूप से हार हुई। इसमें क्या निर्णायक रूप से हार हुई। अब आधुनिक भारत देखते हैं यहीं के बाद। ठीक है। आधुनिक भारत में क्या है, जो है बंगाल। अब पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, बंगाल से, क्योंकि ये बंगाल में ही सबसे पहले इनका माना जाता है कि जो ब्रिटिश शासक थे उनका जो उद्गम स्थल कहाँ था, बंगाल में ही था, क्योंकि बंगाल में ही सबसे पहले इन्होंने जो क्लाइव के द्वारा पहले जो मीर जाफ़र से मीर कासिम और मीर जाफ़र में जो इन्होंने फूट डालकर एक दूसरे पर राज हड़पने की कोशिश की थी और नवाब बनाया था। फिर इन्होंने मन चाहा वो जैसा ये करवाना चाहते थे वैसा इन्होंने करवाया। और ये सिर्फ व्यापार करने आए थे, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर मसाले ज़्यादा होते हैं और मसाले को खाते नहीं थे। मसाले को, मांस को जो सड़ने से बचाने के लिए ये मसाले का यूज करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर व्यापार करने आए थे और यहाँ पर वही चीज़ कम पैसों में ले जाकर और वहाँ पर ज़्यादा पैसों में बेचकर दोगुना चौगुना लाभ कमाते थे। ठीक है। अब देखते हैं बंगाल में क्या है। 1717 ईस्वी से 1717 ईस्वी तक मुर्शीद कुली खान जो बंगाल की राजधानी इन्होंने मुशीराबाद के लिए स्थानांतरित की थी। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो 1727 से 1739 ईस्वी तक शुजाउद्दीन आए शासक रहा और 1739 से 1740 तक सरफराज खान का शासन रहा। अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो 1740 से 1756 में अलीवर्दी खान आए। अलीवर्दी खान का शासन रहा। फिर इनके ही द्वारा जो इनके ही पुत्र थे 1756 से 1757 तक किसकी, सिराजुद्दौला की इनको शासन किया। लेकिन 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और इनको सिराजुद्दौला का शासन छीन लिया गया। उसके बाद इस पर जो सिराजुद्दौला का जो वो क्या सेनापति था मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र को इसने राज्य पे बैठा दिया था किन्होंने, अंग्रेज़ों ने। अब 1757 से 1760 ईस्वी तक मीर जाफ़र ने वो शासन किया। इसके बाद इसने क्या, इसी के दमाद को जो है मीर कासिम को शासन पर अंग्रेज़ों ने ही बैठा दिया था। ठीक है। अब जो बक्सर के युद्ध के द्वारा फिर मीर कासिम को भी हराया गया, क्योंकि मीर कासिम भी नहीं उनकी कठपुतली बनना चाहते थे। ठीक, जो 1760 से 1764 के बीच में इन्होंने 4 साल शासन किया। अब देखते हैं मैसूर। ठीक है, जो आज का मैसूर ज़िला है जो कर्नाटक में पड़ता है, उसकी देखते हैं। अब 1761 से 1782 ईस्वी तक हैदर अली वहाँ के शासक थे। हैदर अली जो आधुनिक मैसूर साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। अब 1766 से 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया था। हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया था। अब 1780 से 1784 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो हैदर अली की सर आयर कोट के हाथों पराजय हुई। अब आगे देखते हैं। अब 1782 से 1799 ईस्वी तक टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान ने द्वितीय युद्ध जारी रहा। जो पहला युद्ध हो रहा था उसके बाद भी द्वितीय युद्ध जो जारी रहा, उसी बीच टीपू सुल्तान जब वो मारे गए तो उसके बाद टीपू सुल्तान आए। तो 1790 से 1792 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो आंग्ल मैसूर टीपू ने आधे से अधिक राज्य जीत लिए थे उस टाइम पर। ठीक है, जो टीपू ने अपने में जो है मैसूर का युद्ध हुआ। ठीक है, अब इसके बाद 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो टीपू सुल्तान की मृत्यु इसमें हुई है। ठीक है, अब देखते हैं पंजाब में। अब पंजाब में देखते हैं 1792 में 1839 के बीच महाराजा रणजीत सिंह, जो सिख के शासन कहा जाता है, सिख की स्थापना की थी, सिख धर्म की। अब 1845 से 1846 तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो इसमें सिख पराजित हुए। अब 1848 से 1849 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो डलहौजी ने पंजाब
में विलय किया था उसी युद्ध के दौरान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, किस किस तरीके से, वो कौन कौन करके पहले पहले आए, वो अब हम देख लेते हैं उनकी टाइमलाइन। अब 1498 में क्या हुआ, पहले पुर्तगाली भारत में कौन आए थे सबसे पहले व्यापार करने, पुर्तगाली आए, और उन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कहाँ पर, गोवा में, जो कोचीन और गोवा में मुख्यालय स्थापित किया इन्होंने। अब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में इन्होंने अपने मुख्यालय खोले। अब 1602 ईस्वी में क्या हुआ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आए, जो है पुलकेट और नागापट्टनम में इन्होंने अपनी मुख्यालय खोला। अब 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो सोरमप्योर में इन्होंने अपना मुख्यालय खोला। और 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो इन्होंने पंडिचेरी में अपना मुख्यालय खोला। ठीक है, अब देखते हैं कर्नाटक युद्ध। अब 1746 से 1748 तक प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ, जो आपसी में ये लड़ते थे, जब व्यापार करने आए थे दूसरे देश के, लेकिन ये आपसी में अंग्रेज अलग फ्रांस अलग, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि वो अपना अपना एक अधिकार जमाना चाह रहे थे व्यापार का, क्योंकि वो जान रहे थे कि यहाँ से लाभ ज़्यादा होता है, अगर सब आ जाएंगे तो हम मतलब ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो एक्स ला चापल की संधि हुई। अब 1749 से 54 तक द्वितीय आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ, जो पंडिचेरी की संधि हुई। फिर ठीक है, अब 1758 से 63 के बीच में तृतीय आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ, जो पेरिस की संधि हुई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के संघर्ष, कितने स्वतंत्रता के संघर्ष हुए, स्वतंत्रता के लिए क्या क्या हुआ, अब वो आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो अब देखते हैं 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी, अब प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में से माना जाते हैं, जो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों के कारण क्रांति हुई थी। इन्होंने यानी धार्मिक के रूप में इस तरीके से देख सकते हैं, जो इन्हें वहाँ का कास्तूर था, कास्तूर में बताया गया था कि जो उस कास्तूर में हिंदुओं के लिए बताया गया था कि उसमें गाय की चर्बी है और सुअर की चर्बी है। ठीक है, यानी गाय की खाल और सुअर की चर्बी है। तो उन्होंने बताया था कि अगर वो हिंदुओं के लिए जो है गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सुअर हराम है, तो इसलिए वो दांत से काटना पड़ता था, इसलिए इन लोगों ने मना कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने जो धार्मिक कारणों में, जैसे सती प्रथा, जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा का प्रभाव वो था, तो इसको ख़त्म करने पर इन लोगों को बुरा लगा, हिंदुस्तानियों को। तो अब इन्होंने आर्थिक तरीके से भी लूट गदर मचाई और इनको लूटना चाहा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति में हुआ था। ठीक है, आप लोगों को हम पूरी हिस्ट्री की सीरीज देंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम कंटेंट दिखाएंगे, आपको कंटेंट लेकर आएंगे, जो आपको एक एक समझ में आएगा क्या कारण रहा, क्या कारण से इनकी स्थापना हुई, क्या कारण से ये हारे, क्या मतलब कौन सा शासक किस तरीके से हारा। आप बस अभी जुड़े रहिए हमसे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, और हमारी आप शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अब देखते हैं 1885 में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। पहले नंबर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका गठन हुआ कब, जो A.O. हुम, एक्ट ऑफ हुम के द्वारा, जो एक सिविल सर्विस से रिटायर थे और सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इस कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। ठीक है, अब कांग्रेस 1885 से जो 1905 तक इसको बोला जाता है नरमपंथी काल। ठीक है, जिसमें दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का प्रभुत्व रहा, और ये नरमपंथी काल बोला जाता है। ठीक है, अब 1905 से 1917 तक चरमपंथी काल बोला जाता है, जिसमें लाल बाल पाल, जो विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष का प्रभुत्व था। ठीक है, अब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। अब कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, इसको पॉइंट करिए, कर्जन द्वारा, यानी बंगाल विभाजन किसने किया था, वो कर्जन द्वारा किया था। ठीक है, यहीं से इन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपनाई फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, और जिससे भारतीयों को एक प्रहार सा पड़ा। ठीक है, अब बहुत दुख हुआ उन लोगों को कि हमारे आपसे ही में मतलब फूट डाल दी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब 1905 से 1908 तक स्वदेशी आंदोलन, जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया इन्होंने, क्या किया कि हम विदेशी वस्तुएं नहीं लेंगे, ना कपड़े लेंगे, ना कुछ लेंगे, अपने स्वदेशी पर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। देखिए, उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, और यह तत्काल ही मुस्लिम लीग ने अपनी एक पार्टी बना ली। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे।
वोट डालो राज करो की नीति बहुत ज़्यादातर चल रही है और फटाक सीना उसका रिजल्ट आया। और देखो 1907 में अभी भी चल रही है और उस टाइम भी चलती थी। हमने ये कहा चल रही है तो कोई बात नहीं, अभी भी चल रही है, उस टाइम भी चल रही थी। अब देखो 1907 में सूरत विभाजन हुआ, पूरे भारत में आंदोलन का प्रश्न विस्तार। अब जो विभाजन कर रहे थे इस प्रकार पूरे भारत में, अब प्रश्न बन गया था कि अब हम स्वतंत्रता करेंगे क्योंकि ये विभाजन कर करके अलग कर रहे हैं। ठीक है। अब 1909 में मार्लोमेंटो सुधार आया जो मुस्लिम के लिए एक प्रथम, जो मार्लोमेंटो में क्या था कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र जो थे, मतलब जो मुस्लिम है वो अपने मुस्लिम लोग ही वोट डालें। ठीक है। तो इन्होंने अलग कर दिया। अब 1915 से 1916 तक होम रूल आंदोलन था जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था या स्थापना की थी। अब 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, कांग्रेस और लीग के बाद में जो समझौता हो गया, मतलब इन्होंने एकता बना ली। ठीक है, लीग ने और कांग्रेस ने। अब 1916 में क्या, लखनऊ सत्र में कांग्रेस ने चरमपंथियों का प्रवेश, अब उन्होंने क्या किया, जो लखनऊ सत्र से थे जो चरमपंथी थे, उग्रवादी थे, उनका इन्होंने प्रवेश कर लिया कि जब तक इससे बात बनेगी नहीं। ठीक है। अब देखते हैं गांधी काल। अब इसमें गांधी काल कहाँ से स्टार्ट होता है, जो प्रारंभिक जीवन में कहाँ है। अब जी 1893 से 1914 के बीच में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहे। ठीक है। और नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, अंग्रेज़ों की जायदातियों के खिलाफ सत्याग्रह करके CDM का और CDM के रूप में इन्होंने उद्गम किया। ठीक है। अब 1915 से 1948 तक भारत में जो गांधी जी का काल कहा जाता है। अब इसे देखते हैं। जो 1915 में कहाँ, पहले बम्बई पहुँचे और प्रथम 2 वर्ष भारत का भ्रमण किया और किसी राजनीतिक आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक है। अब इन्होंने क्या उसमें भाग नहीं लिया, तो 1917 में क्या है, इन्होंने पहला आंदोलन जो है चंपारण के रूप में अपना किया था, जो नील की खेती के प्रति किसानों को, जो तिरकठिया खेती थी, मतलब 3/3 में ज़्यादातर नील करवाते थे, उसके बाद अनाज कराते थे और इससे स्वास्थ्य की भी हानि होती थी मनुष्यों को और आर्थिक भी हानि होती थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। 1918 में अहमदाबाद में प्रथम इन्होंने भूख हड़ताल की। अब आगे देखते हैं 1918 में क्या, अहमदाबाद जो प्रथम भूख हड़ताल। अब 1918 में खेड़ा जो प्रथम असहयोग आंदोलन था। ठीक है। खेड़ा में क्या, प्रथम असहयोग आंदोलन था। अब देखो 1919 में रॉलेट सत्याग्रह आया था। जो रॉलेट सत्याग्रह में क्या था, उसमें बिना किसी अनुमति के भारतीयों को गिरफ्तार करना था, बिना किसी जुर्म के, सिर्फ शक के बिना। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने जलियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ के जो जनरल डायर था उनने बहुत बुरी तरह से नरसंहार किया था, तो उसके खिलाफ सभी लोग सब लोग उतर आए थे। तब इन्होंने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो 1920 से 1922 तक क्या हुआ, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चला गया। लेकिन खिलाफत आंदोलन यहाँ के कारण से नहीं हुआ था, वहाँ पर जो खुरासान में मियाँ खलीफा का पद था और अंग्रेज़ों ने एक स्थान से हटाया, मतलब उनके मत के, जो मुसलमानों के मत से जिसका पद मिलना था उसे ना देकर दूसरे को दिया था। इसलिए यहाँ के मुसलमानों ने उसके खिलाफ जो खिलाफत आंदोलन लागू किया था। अदरवाइज यहाँ हिंदुस्तान से उनका कोई संपर्क नहीं था। ठीक है। अब इसके बाद क्या, 1924 में बेलगांव सत्र, जो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए बेलगांव अधिवेशन में। 1930 से 1934 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जिसमें कई एक हुए, दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो फिर से चालू हुआ। ठीक है। अब देखते हैं 1940 से 1941। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम थोड़े आगे बढ़े। जब गांधी की एक क्रम से हम वो देखेंगे आंदोलन, तो हम एक बार फिर से रिवाइंड करेंगे। अब 1940 से 41 तक व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। अब 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें करो या मरो का नारा दिए गए थे। इस दौरान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, अब जो ये कालक्रम था, अब जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी अब हम उसको देखते हैं। तो 1919 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट आया और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का आह्वान, मतलब सत्याग्रह का आह्वान किया कि जब रॉलेट एक्ट आया कि अब तुम सत्याग्रह करो। तो 1919 ही में क्या है, जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई
1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चला। तो असहयोग आंदोलन में यही था कि वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, यानी असहयोग करना, इनका कोई काम में असहयोग नहीं देना। राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक दल त्याग दिए, जो मास्टर थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, यानी हर तरीके से उनका असहयोग करना शुरू कर दिया। अब हिंदू मुस्लिम की एकता की इसमें बात रखी गई, उन्हें एकता में मिलाया गया, जबकि इनका कोई संपर्क नहीं था। वो अलग तरीके से आंदोलन कर रहे थे, वो अलग तरीक़ा से, बस यही इनका एक ही कारण था कि हमारे तुम्हारे दुश्मन एक ही है, तो तुम एक हो जाओ, ठीक है। अब 1922 में जो है चोरी चोरा कांड हुआ, जो गांधी जी ने NCM जो नेशनल कांग्रेस थी उसको वापस ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 1923 में कांग्रेस नहीं, चोरी चोरा कांड में क्या, वो खिलाफत असहयोग आंदोलन था, उसको वापस ले लिया, क्योंकि चोरी चोरा कांड में जो है इन हिंदुस्तानियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और जिसमें पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने फिर ये आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं 1923 में कांग्रेस खिलाफ जो खिलाफत स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाए, जो विधायी परिषद में परिवेश था उसको वो कर दिया, हटा दिया, या मतलब मान्यता नहीं दी। अब देखिए 1927 में साइमन कमीशन आने को था, जो रॉलेट एक्ट, जो 1919 का रॉलेट एक्ट था उसकी जांच करने के, समीक्षा करने के लिए सभी श्वेत कमीशन के रूप में देखने वाला था। अब इसके बाद 1928 में क्या, नेहरू समिति की रिपोर्ट गई और संविधान के सिद्धांतों को तय करने के लिए उन्होंने कहा कि हम भी कुछ संविधान में कुछ नियम बनाए, हमारी भी परिषद तो नियम बनाए, आप जैसे नियम बनाते जा रहे वैसे नियम बनाते हैं। अब 1919 में जिन्ना के 14 सूत्र की मांग पहुँची वहाँ पर। अब देखते हैं आगे। अब 1929 में लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की। पहले तो ये यही कहते थे कि मतलब चलने दो, यही शासन चलने दो, लेकिन अपनी राजनीतिक, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया कि अब कहने लगे अब हमें पूर्ण स्वराज लेके ही मानेंगे, अब हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। अब 1930 में क्या, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जो दांडी यात्रा हुई थी, नमक सत्याग्रह के रूप में इसको कहा जाता है, जो दांडी में जाकर नमक बनाकर इन्होंने जो पहले नमक का कानून तोड़ा था, जो ये नमक पर कर ले रहे थे उस कर को बिना दिए उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। अब 1931 में क्या है, गांधी अरविंद समझौता हुआ। अब गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, और प्रथम और तृतीय में नहीं लिया था। अब देखते हैं 31 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत जो शूद्र और सवर्ण के बीच में था उसके बारे में। अब 1932 में जो पूना समझौता हुआ भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच में, जो सांप्रदायिक पंचायत था, मतलब शूद्र और सवर्ण के बीच में था, उसको रखा गया। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में था, तो उसकी सूत्र की समझौता गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ। अब 1935 में भारत सरकार अधिनियम का अंतिम स्वायत्तता हुआ। तो इससे क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 के ही एक्ट हैं, ठीक है। अब 1935 में क्या, भारत सरकार अधिनियम जो अंतरिम स्वायत्त हुआ। अब 1937 में कांग्रेस का 18 महीने का शासन हुआ, जो 1936 में चुनाव हुआ, और 1937 में इनकी अच्छी तरीके से कांग्रेस को विजय मिली और इसमें 18 महीने का शासन भी इन्होंने चलाया, ठीक है। अब 1939 से और जो है 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुई। अब इसके क्या हुआ, यानी प्रथम इस विश्व युद्ध में, अब जो आगे जो है अब हिंदुस्तानियों को फिर मिलाना चाहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन जो पहले विश्व युद्ध में धोखा दे चुके थे, इन्होंने तभी कहा था कि हम तुम्हें आज़ादी देंगे, लेकिन नहीं दी थी। लेकिन इसमें भी कहा कि हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तुम हमारा साथ विश्व युद्ध में दो। तो क्या हुआ, इसमें इन्होंने बात नहीं मानी थी हिंदुस्तानियों ने। अब 1939 में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने कहा कि अब हम 1939 में उन्होंने कांग्रेस के जितने मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आगे देखते हैं कि 1940 में क्या अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव को अगस्त महीना में जो है लिनलिथगो ने विश्व युद्ध में भारत की सहायता करने की आग्रह किया कि आप विश्व युद्ध में हमारी सहायता कीजिए, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ठीक है। तो 1941 में क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। अब सत्याग्रह हुआ। अब 1942 में क्रिप्स मिशन आया और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अब 1943 में क्या हुआ, गांधी जी का 21 दिन का उपवास हुआ। अब देखिए 1944 में CR सूत्र, ठीक है, जो मांग की गई। अब 1945 में बॉबेल योजना और शिमला समझौता हुआ। अब इसके बाद 1945 में INA मुकदमा जारी हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 1945 में INA मुकदमा के बाद 1946 में RIN ने रेटिंग विद्रोह किया गया। अब 1946 में कैबिनेट मिशन का जो कैबिनेट मंत्रियों की योजना बनाई गई और 1940 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ।
1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है। अब क्या 1947 में एटली की घोषणा की गई और 1947 में माउंटेन योजना थी, जो माउंटबेटन योजना, जो हम कभी विस्तार से समझाएंगे। बहुत अच्छी योजना थी और बड़ी मुश्किल से ये अखंड भारत एक भारत हो सका। बहुत से खेल खेलने पड़े, वो कभी हम बताएंगे फिर जब वीडियो बनाएंगे। अब 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 लागू हुआ। अब इसमें क्या है, जब वहाँ पर चुनाव हो रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वहाँ पर लेबर पार्टी की वो सरकार बन गई और उस लेबर जो मंजूर पार्टी ने क्या किया, हर देश को उन्होंने क्रमबद्ध सबको आज़ाद कर दिया। ठीक है। और इसी के साथ ये आज का लेक्चर समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा और आज आपने एक बहुत बढ़िया मन से संस्थाओं वाली फीलिंग की होगी कि आज आपने पूरी हिस्ट्री को कवर कर दिया, प्रॉपर टाइमलाइन देख ली। अब ये समझो, हिस्ट्री से अगर 10 में से 8 प्रश्न तो इसी वीडियो से आपके आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। और हाँ, चलते चलते वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हाँ, हमें संस्थाओं जैसी फीलिंग आती है। तो वैसे कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, बस अच्छा लगता है। तो आप लोग लाइक कर दीजिए और इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। नमस्कार।